नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट क्लासें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। और अगर इसके पहले का वीडियो और आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी एमआरएस एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए मित्रों, यह जो क्लास है बीपीएससी एमआरएस टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए है, लेकिन यह कोई भी परीक्षा हो, हर एनसीईआरटी के लिए है। यह आपका है, यह एनसीईआरटी क्लास 11th का नोट्स है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह एनसीईआरटी क्लास 11th का नोट्स है। तो जो भी लोग बीपीएससी के प्रति और एमआरएस टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा, टीजीटी और पीजीटी कंप्लीट तैयारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की हो रही है। केवल 799 रुपये में कंप्लीट मटेरियल मिलेगा आपको, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। क्लासेस लेकर 12 तक की पूरे चैप्टर की, हर चैप्टर की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, पूरे हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी आपको मिलेगी। और जैसे ही एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है 6 से लेकर 12 तक, मैं उसके बाद मैं हर एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित बेहतरीन क्लासें लाऊंगा। ठीक है, और उससे संबंधित भी फैक्ट वाले क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से क्लासेस चलेगी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का यह जो चैप्टर है आपका, ये 3 वर्ग से संबंधित है। 3 वर्ग, क्लास 11th हिस्ट्री, 3 वर्ग। ये 3 वर्ग जो है फ्रांसीसी व्यवस्था में जो 3 वर्ग थे उससे संबंधित यह आपका क्लास है। तो यह चैप्टर संख्या, लेक्चर संख्या 12 है मित्रों। तीसरा वर्ग कृषक वर्ग। जो पहले 2 वर्गों के बारे में आपको बताया हूँ, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, और तीसरा वर्ग जो था कृषक वर्ग। कृषक वर्ग की क्या भूमिका थी वो आप लोग को देखना होगा। तो देखिए, यह स्वतंत्र कृषक वर्ग था। यह जो कृषक वर्ग था यह क्या था? यह स्वतंत्र कृषक वर्ग दासों वर्ग में था। ठीक है, यह स्वतंत्र कृषक और दास वर्ग इसमें था। मतलब तीसरे वर्ग में जो था, इसमें स्वतंत्र किसान भी थे और दास भी थे इस किसान वर्ग, तीसरे वर्ग में। ठीक है, यह वर्ग एक विशाल समूह था। अब देखिए, इसमें किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और यह जो वर्ग था यह सबसे विशाल था, सबसे विशाल वर्ग था। पहला वर्ग जो था पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग जो था अभिजात वर्ग था, और तीसरा वर्ग जो था वो कृषक वर्ग था, जिसमें स्वतंत्र किसान भी आते थे और दास भी आते थे। और यह सबसे बड़ी संख्या इन्हीं लोगों की थी। और यह सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी यद्यपि कुछ लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स होता था, टैक्स भी यही लोग देते थे। अभिजात वर्ग धनी होने के बाद भी, समृद्ध होने के बाद भी संपत्ति का मालिक होता था, भूमि का मालिक होता था, और वह टैक्स भी नहीं देता था। टैक्स का भार भी इन्हीं किसान वर्ग पर ही था। जो पहले 2 वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग थे, इनका भरण पोषण भी यही वर्ग करता था। मतलब इनसे पादरियों का या अभिजात वर्ग का भरण पोषण कौन करता था? कृषक वर्ग ही करता था। मतलब कृषक वर्ग ही टैक्स देता था। ठीक है, अब जो देखिए कृषक वर्ग थे वह 2 प्रकार के थे। मतलब काश्तकार कहा गया। काश्तकार उसे कहते हैं, काश्तकार उस किसान को कहते हैं जो दूसरे की भूमि पर खेती करता है। बस ये बात जान लें, काश्तकार उस किसान को कहते हैं जो दूसरे की भूमि पर खेती करता है। तो काश्तकार 2 थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ। नहीं, शायद मैं भूल रहा हूं, काश्तकार उसे नहीं कहते हैं। ठीक है, काश्तकार मतलब किसान जो किसानी का काम करता है वो काश्तकार होता है। ठीक है, तो ये होते थे, एक स्वतंत्र किसान होते थे। ठीक है, इनकी स्वतंत्र किसान होते थे, मतलब ये किसी के दास नहीं होते थे। ठीक है, और एक सर्फ होते थे जो किसानी के काम दोनों लोग करते थे। स्वतंत्र किसान भी करता था और सर्फ भी करते थे। लेकिन सर्फ क्या थे? सर्फ जो थे कृषि दास थे, मतलब कृषि कार्य में नियुक्त दास थे। और यह क्या थे? ये स्वतंत्र किसान थे। ठीक है, ये इनको दास नहीं बनाया गया था। स्वतंत्र कृषकों की क्या भूमिका थी? स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड की काश्तकार के रूप में देखते थे। स्वतंत्र किसान की अपनी भूमि जरूर होती थी, लेकिन वह मानते थे कि वह लाड के, मतलब अभिजात वर्ग की काश्तकार हैं। ठीक है, वह भूमि जो है उनकी है और वह खेती बस कर रहे हैं। तो स्वतंत्र किसान यह समझते थे अपने आप को। ठीक है, कि वह लाड के काश्तकार के रूप में वह अपने आप को देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। जो स्वतंत्र किसान थे, उनके जो
पुरुष वर्ग थे उनकी सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। मतलब वह सैनिक सेवा भी देते थे और साथ ही साथ किसानी भी करते थे। और वर्ष में कम से कम 40 दिन की सेवा देनी होती थी। कम से कम 40 दिन की सेवा हर स्वतंत्र किसान को देनी होती थी। ठीक है, सैनिक सेवा। कृषकों के परिवार को लाड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के लिए 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। तो सप्ताह में 3 या 4 दिन कृषक के परिवार को लाड की जागीरों पर जाकर काम करना पड़ता था। सप्ताह में 3 या 4 दिन, ठीक है, निश्चित करने पड़ते थे कि हम इतने दिन तक हम जाकर लाड की जागीर पर काम करेंगे। ठीक है, इस श्रम से होने वाले उत्पादन जिसे श्रम अधिशेष कहते थे सीधे लाड के पास जाता था। अब ये 3 या 4 दिन में जो भी उत्पादन होगा, जो फ्री फंड में जाकर स्वतंत्र किसान जाकर काम कर रहे हैं, हाँ, एक तरह से दास यह भी होते थे, लेकिन दासों की बात नहीं समझा जाता था। कुछ थोड़ी बहुत बाध्यताएं इनकी थी, दास नहीं माने जाते थे। ठीक है, इस श्रम से होने वाले उत्पादन सीधे श्रम अधिशेष कहा जाता था, सीधे लाड के पास जाता था। मतलब इसकी आमदनी सीधे लाड के पास ही जाती थी ना, जब लाड की जागीर पर जाकर काम करेगा तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य श्रम कार्य भी स्वतंत्र किसान करते थे, जैसे गड्ढे खोदने का काम, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, सड़क व इमारत की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी। मतलब अगर किसी जागीरदार को, किसी अभिजात वर्ग को अगर गड्ढे खुदवाना हो, जलाने की लकड़ी चाहिए, बाड़ बनवाना हो, सड़क व इमारत की मरम्मत करवाना हो, तो उसे जबरदस्ती वहाँ के जो स्वतंत्र किसान थे उनको भूमिका होती थी। और जो दास थे वह तो पैदाइशी नौकर थे, उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, वो तो नौकर थे ही जो दास थे, तो उन पर तो उनका पूरा अधिकार था, लेकिन इन पर भी इस प्रकार से अंकुश लगाया जाता था। इसके लिए उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। तो ठीक है, तो 3 या 4 दिन मैंने बताया कि सप्ताह में 3 या 4 दिन जाकर काम करना होता था, तो वह कोई भी काम करवा सकते थे करने वाले, और इसके लिए कोई मजदूरी उनको नहीं मिलती थी। खेत में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चों को अन्य कार्य करने पड़ते थे। अब जो पुरुष वर्ग था वह तो काम करता ही था, उनके घर की स्त्रियां और बच्चों को भी अन्य कार्य करने पड़ते थे, जैसे सूत काटना, कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाना, लाड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करना, ये सब उनके बच्चे और स्त्रियां करते थे। मतलब सप्ताह में कुछ दिन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के टैक्स फ्रांस में प्रचलित थे, एक टैली और एक टीथ। टैली हमने कहा है, टैले होता है, एक टैले और एक टीथ, 2 प्रकार के कर थे। टैले कैसा कर था, तो राजा द्वारा कृषकों पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर था, जिसे कहा जाता था टैले। ये अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट टैक्स था, जो राजा द्वारा लगाया जाता था। किस पर? कृषकों पर। भाई राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभिजात वर्ग पर जाकर टैक्स लगा रहे। अभिजात वर्ग के पास बड़ी से बड़ी भूमि भी थी, धन भी था, सेना भी थी, हाँ, वह टैक्स देने योग्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स अभिजात वर्ग नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? किसान वर्ग देता था। जो सबसे गरीब था वही सबसे ज्यादा टैक्स देता था। सबसे ज्यादा क्या, वो पूरा टैक्स वही देता, किसान ही देता था। ठीक है, और इस टैक्स को जो राजा द्वारा लगाया जाता था राज्य के लिए, उस कर को क्या कहा जाता था? टैले। ठीक है, श्रम अधिशेष अभी मैं आपको बताया हूं ना कि जब स्वतंत्र किसान लाड के जागीरों पर जाकर काम करते थे सप्ताह में 3 या 4 दिन, तो उससे जो फायदा होता था, इसे ऊपरी फायदा कहेंगे। ठीक है, और यह किसका फायदा होता था? लाड का फायदा होता था, जागीरदार का फायदा होता था, अभिजात वर्ग का फायदा होता था। कृषकों के परिवारों को लाड के जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, सीधे लाड के पास जाता था। बताइए, इतना फायदा होता था। अब देखिए कृषिदास, अभी हमने बताया ना, तीसरा जो वर्ग है कृषक वर्ग, इसमें 2 लोग थे, स्वतंत्र किसान, स्वतंत्र कृषक, और कृषिदास। कृषिदास को सर्फ भी कहा जाता था। ठीक है, तो स्वतंत्र किसान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्वतंत्र किसान कौन थे, क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या इनके कार्य थे, क्या क्या इनके साथ दिक्कतें थी, परेशानियां थी, क्या क्या अन्याय अत्याचार इनके साथ किया जाता था। अब कृषिदास जो थे उनके बारे में पढ़ें, तो वे कृषक जो लाड के स्वामित्व में ही काम कर सकते थे, कृषिदास कहलाते थे। लाड के स्वामित्व में ही काम कर सकते थे, ये फ्री में काम करते थे और सिर्फ लाड के स्वामित्व में काम करते थे, या इधर उधर नहीं जा सकते थे। ठीक है, इनके साथ बदसलूकी की जाती थी, इनको जंजीर में बांध कर रखा जाता था। ये आजीवन लाड के स्वामित्व में ही काम कर सकते थे और किसी प्रकार से कुछ उनकी मेहनताना भी नहीं मिलता था, ये कभी स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, अब यूरोप में प्रौद्योगिक बदलाव, मतलब यूरोप में जो कला का, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
तकनीक के क्षेत्र में जो यूरोप में जो प्रौद्योगिक बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो देखिए, लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल। अब देखिए, शुरुआत में आप लोगों ने भारत का इतिहास भी पढ़ा होगा। शुरुआत में जो खेतों को जोता गया था, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हल मिले हैं तो लकड़ी के हल मिले हैं। हालांकि लकड़ी 2500, 3000 साल तक लकड़ी थोड़ी रह जाएगी, तो लकड़ी सड़ गई होगी, गल गई होगी, ठीक है, तो लकड़ी मिली नहीं। लेकिन यह तो अंदाजा है कि हट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग खेतों की कुड़ाई के लिए करते थे, लेकिन लकड़ी नहीं मिली। लेकिन कई जगह मिट्टी का खिलौना मिला है हल के आकार का। इसके अनुमान यह लगाया गया कि यह लोग खेतों को जोतते थे हल से, लेकिन वह जो हल था वह लकड़ी का होता था, क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी और लकड़ी समय के साथ सड़ गई। भारत में जो लोहे का हल की खोज हुआ था, लोहे की हल से जो खेती हुई थी वह महाजनपद काल में हुई थी। मतलब आज से 2600 साल पहले लोहे के हल से भारत में खेती का शुरुआत हुआ था। और यहाँ पर देखिए, यूरोप में पहली सदी से लोहे के हल से खेती हुई थी। तो लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल का प्रयोग हुआ था यूरोप में, ठीक है। सांचादार पटरा का प्रयोग भी हुआ था। लोहे के खुरों में, घोड़े के खुरों में, देखिए घोड़े हैं, घोड़े के खुरों में लोहे के नाल का प्रयोग भी आपका यूरोप में हुआ, प्रौद्योगिक बदलाव हुआ। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग हुआ। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ, कृषि कार्य करने के लिए, ठीक है। संपीड़कों एवं चक्कियों में भी वायु और जल शक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे वायु जल शक्ति का मतलब ये होता नहीं, जैसे मान लीजिए कोई जहाँ वायु बहुत हवा लगातार बह रही है वहां पवन चक्की लगा देना, ठीक है, जिससे मोटर से पानी गलते एकदम तकनीकी सुविधा से, ऐसे करके। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग हुआ। मतलब छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई, छोटे छोटे खेत बनाए गए ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, ठीक है। भोजन की उपलब्धता 2 गुनी, भोजन की उपलब्धता भी 2 गुनी बढ़ गई। मतलब कृषि व्यवस्था में उन्नति हुआ था। कृषकों की को बेहतर अवसर मिला था और जोतों का आकार छोटा हो गया। जोतों का आकार मतलब क्या होता है, आप लोग खेत में जाते होंगे तो कई सारे खेत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब 4-4 आमतौर पर एक एकड़ का, 1 एकड़ से कम ही, मतलब कि ऐसे जोत ऐसा ही नहीं होता है, खेत होता है। कोई खेत बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, इसे ही जोत कहा गया है, ठीक है। तो जोतों का आकार छोटा होता, जोतों का आकार जब जितना, देखिए जोतों का आकार जितना छोटा रहेगा, बहुत छोटा नहीं, जब जोतों का आकार जितना छोटा रहेगा उस कृषि व्यवस्था में उतना ही अच्छा परिवर्तन आएगा, ठीक है। भरपूर पानी मिलेगा। मान लीजिए बहुत बड़ा खेत हो, बहुत 2.5-3 एकड़ का था का खेत होगा, तो भाई पानी व्यवस्था भी, जल की व्यवस्था भी बहुत जल्दी नहीं पहुंचती है, खाद भी जल्दी नहीं लग पाता है, ठीक है। तो जोतों का आकार छोटा था। 14वीं सदी का संकट। अब फ्रांसीसी व्यवस्था में 14वीं सदी का संकट क्या था? यूरोपीय व्यवस्था में 14वीं सदी का, मैं फ्रांसीसी व्यवस्था बार बार कह रहा हूँ, यूरोपीय व्यवस्था कहिए, ठीक है। तो 14वीं सदी का संकट क्या है? तो 13वीं सदी के अंत तक यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। तो यूरोप में बहुत पहले थोड़ी बहुत गर्मी होती थी, लेकिन 13वीं सदी के बाद अचानक परिवर्तन आया था यूरोप में और सीधे सीधे वहां की जलवायु क्या हो गई? ठंडी हो गई। पैदावार के मौसम छोटे, तूफानों या सागरी बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए। पैदावार के जो मौसम थे वह छोटे हो गए, मतलब अब कम समय में 2.5 महीने में, 3 महीने में पैदावार होने लगी, ठीक है। तूफानों व सागरी बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, जो बड़े बड़े खेती के फार्म बनाए गए थे वह नष्ट हो गए थे। ये सभी 13वीं सदी में यह अचानक परिवर्तन आया था। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आई। चारागाहों की जब कमी होगी, पशुओं की संख्या में कमी आएगी, अचानक सही बात है। और चारागाह जहाँ उन्नत अवस्था में रहता है वहाँ पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाना, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए। 1315 से 17 तक यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था और 1320 में अनेक पशुओं की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन में कमी हुई थी। देखिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खान हुआ करती थी और वहाँ चांदी के उत्पादन में कमी हो गई थी। अब यूरोप में जो सिक्के प्रचलन में थे वो चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। चांदी के सिक्के के लिए चांदी की धातु का जो आयात किया जाता था वह ऑस्ट्रिया और सर्बिया से किया जाता था, लेकिन यहाँ की खानों में क्या हुआ? कमी हो गई चांदी की, ठीक है। इसीलिए चांदी की जगह अब सोने का सिक्का बनने लगा। तो धातु मुद्रा में कमी से व्यापार भी प्रभावित हुआ। जलपोतों के साथ, देखिए जो जलपोत आते थे, जो आयात
किया जाता था, दूसरे देशों से माल लाया जाता था, तो उन जलपोतों में चूहे भी आ गए, चूहे भी आ गए जलपोतों में। आप जानते हैं चूहे जो होते हैं, कहीं कोई सामान रखा रहता है तो उसमें जाकर बैठ जाते हैं ना, तो इसी तरह से जलपोतों में चूहे भी आ गए, जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण ले आए। तो वह प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण ले आए जो ब्यूबोनिक महामारी थी, स्थानीय महामारी थी, जिसे प्लेग जैसी महामारी कहेंगे, ठीक है। तो संक्रमण ले आए, ठीक है। तो देखिए यह सब परिवर्तन 14वीं सदी का संकट इसे ही कहते हैं। अब यह समझना है कि यूरोप में 14वीं सदी का संकट मतलब इस तरह के परिवर्तन हुए थे यूरोप में, 14वीं सदी में ही हुए थे, इसीलिए इसे 14वीं सदी का संकट कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। राजनीतिक परिवर्तन, अब क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ था, बड़े बड़े नए नए शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, संगठित अस्थायी सेना बनी, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। तो यह बात आप अच्छे से समझना है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएगा, बीपीएससी एमआरएस एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं केवल 799 रुपये में। बीपीएससी एमआरएस एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, केवल 799 रुपये में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।